नमस्कार दोस्तों, मैं दीप नारायण लाल बरेपा चैनल से। आज मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा उसका समरी कोरोना महामारी ही होगा। और कोरोना की रफ्तार जो पिछले 20-25 दिनों से जो लगातार बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान का हो, चाहे हिंदुस्तान के तमाम राज्यों का हो, डे टू डे रोज़ मैं टीवी पे देख रहा हूँ कि कहीं घटने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ते चला जा रहा है। बिहार में जो 10,000 से ऊपर बढ़ा तो लगने लगा था कि बहुत हो गया, अब रुकना चाहिए, अब रुकना चाहिए। और रोज़ मैं देख रहा हूँ कभी 13,000, कभी 14,000, कभी तो 15,000 से पार। तो ये जो रफ्तार है, और ये सिर्फ ना बिहार के लिए बल्कि पूरे भारत के प्रमुख शहरों के लिए संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। पूरे भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा संक्रमितों की संख्या हो चुकी और ये बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। चलिए, ये एक महामारी है, इसको रोकने के लिए कोई हमारे पास रामबाण तो है नहीं कि तुरंत चाहे हम उसको रोक दें, या कोई भी नहीं रोक सकता। सरकारें इसको रोकने के लिए जो गाइडलाइंस है वो अपने हिसाब से लागू कर रही है। हमारे यहाँ बिहार में तो आज से लॉकडाउन शुरू हो गए हैं। कहा गया कि 15 मई तक, लेकिन कितना दिन तक चलेगा कह नहीं सकते, कोई नहीं जानता। लेकिन इसमें एक सवाल है मित्रों कि ठीक है, ये बीमारी बढ़ती जा रही है, तो जो बीमार लोग हो रहे हैं उसको क्वारंटाइन करने का सिस्टम, उसको आइसोलेशन में रखने का सिस्टम, उससे अगर स्टेज पार करता है तो हॉस्पिटल में रखने का सिस्टम, हॉस्पिटल में अगर एडमिट कर ले रहे हैं तो दवा का सवाल है, ऑक्सीजन का सवाल है। ये सब जो अभी हौच पौच टाइप का हो गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर हाथ खड़े कर ले रहे हैं, मरीजों के परिजनों, तीमारदारों के अंदर एक अजीब किस्म की बेचैनी। जैसे ही बाहर में सूचना आती है कि अभी इस हॉस्पिटल से ऑक्सीजन ख़त्म होने वाला है, तो कहाँ से सप्लाई होता है, भाग दौड़, ये सब शुरू हो जाता है। और इधर मैं 2-4 दिनों से देख रहा हूँ दोस्तों कि वो मरीजों के परिजनों से ये कह दिया जा रहा है कि ऑक्सीजन आपके पेशेंट का जो लगा हुआ था कुछ ही घंटों में ख़त्म होने वाला है, आप ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था कीजिए। दवा आपके मरीज का ख़त्म होने वाला है, दवा का व्यवस्था कीजिए। ये जो पहला पुर्जा दिए थे उसमें जितनी दवाएं थी वो लगभग ख़त्म हो रही है, जाकर के दवा ले आइए। अब परिजन खुले मार्केट में ऑक्सीजन खोज रहे हैं, दवाइयाँ खोज रहे हैं। दवाइयाँ तो कुछ मिल जा रही है, कुछ नहीं मिल रही। डॉक्टर कह रहे हैं कि जो दवा ज़रूरी थी वो तो आप लाए नहीं।
अरे तो जो दवा जरूरी थी वो दवा मिल नहीं रही है, तो वो जरूरी दवा कहाँ से लाएंगे? क्या करेंगे वो बेचारे? उनको क्या मालूम है कि कौन दवा है कौन दवा नहीं है? सबसे बड़ी बात कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर कहां से लाएंगे? लेकिन इधर मैंने देखा कि आम आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर गाड़ी में रख करके, कंधे पे रख करके लेकर के इधर उधर दौड़ता फिर रहा है। इसके लिए मैंने जानकारी ली, पता किया, तो पता ये चला कि हमारे बिहार में 18 गैस प्रोडक्शन का प्लांट है और उस 18 गैस प्रोडक्शन का प्लांट 7-8 लाख लीटर उसका पर डे का प्रोडक्शन है और बिहार को लगभग 18 से 20 लाख लीटर चाहिए। जो सरकारी अस्पताल है और फिर निजी अस्पताल में भी कोविड का जो व्यवस्था किए हैं उसकी मिला जुला करके 18-20 लाख लीटर चाहिए। तो साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये ऑक्सीजन का सप्लाई आपके यहाँ सीमित है, तो इसमें मिलेगा नहीं। गवर्नमेंट के मुखिया जो हमारे यहाँ हैं बिहार में, नीतीश कुमार, कमी नहीं होने देंगे गैस का, सिलेंडर का, ऑक्सीजन का, दवाओं का। रोज इनकी मीडिया बोलती है, खूब बोलती है, लेकिन लगातार हाहाकार मचता चला जा रहा है, हो नहीं पा रहा है। हाथ खड़े कर दिए हैं। आपने देखा रेमडेसिविर दवा के लिए पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है। सिलेंडर गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन देश का प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल चुप हैं। गाइडलाइंस बना रहे हैं लेकिन स्वयं गाइडलाइंस पे चल नहीं रहे। अभी भी कुंभ का मेला चल रहा है, अभी भी लोग कहीं न कहीं अपने रोजमर्रा के जीवन से जूझने के लिए बाहर निकल रहे हैं। कैसे घर में बंद रहेंगे? कमाई कहाँ से होगी? बच्चा घर में खाना मांगेगा, अब इसके लिए उनको बाहर निकलना जरूरी है। हाथ जोड़ करके रोज हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बोलते हैं कि घर से बाहर ना निकलें। हमें अफसोस है कि आप नौजवान हैं, आप घर के करता धरता है, आपको तो बाहर निकलना ही होगा, लेकिन होशियारी से निकले। मतलब ना निकले, निकले होशियारी से निकले, मास्क लगा करके निकले। अरे मास्क तो इतनी सस्ती है बाजार में कि हम समझते हैं कि पूरा भारत के लोगों ने मास्क का उपयोग किया और कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये रोज क्यों बढ़ती चली जा रही है? कोई समुचित व्यवस्था होनी न चाहिए, लेकिन कोई समुचित व्यवस्था नहीं। योगी जी हैं यूपी में, उनके यहाँ तो और बुरा हाल है। मीडिया वाले जब पूछते हैं तो कहीं गुस्सा होकर के और अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं, मीडिया वालों को धमका देते हैं। तो ये स्थिति हमारे मुल्क में कोरोना के काल में हो गई है दोस्त, जो तत्काल इसका कहीं विकल्प नज़र नहीं आता है। सब कुछ राम भरोसे, कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि इसको रोका जा सके। समय मिला, लंबा समय मिला, हॉस्पिटल बनाने का समय मिला, कोविड का बड़ा बड़ा अस्पताल बनाने का समय मिला, दवा तैयार करने वाली फैक्ट्रियां
वहाँ उसकी डोज बढ़ा देने की ज़रूरत थी। वैक्सीन जहाँ प्रोडक्ट होता है उसका डोज करोड़ों में कर देना चाहिए था पर डे। ऑक्सीजन प्लांट बड़े पैमाने पे लगा देना चाहिए था देश के अंदर। तो ये सारे चीज़ किए नहीं गए और उल्टे हुआ क्या कि वाहवाही में बहुत सारा चीज़ जो कोरोना से संबंधित आपके पास था, आपके देश के पास था, आपके मुल्क में था, तो वाहवाही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पता नहीं एक उत्सव शब्द खोज करके लाए, टीका उत्सव कहे, फिर मित्र उत्सव कहे, और बहुत सारी दवाएं अपने मुल्क से दूसरे देशों में भेज दी और पीठ थपथपाए कि हमने भूटान को मदद किया, हमने लंका को मदद किया, मैंने नेपाल को मदद किया। रोज़ जिससे गाली गलौज होता रहता है मीडिया के माध्यम से, पाकिस्तान में ये कर दिया, ये सारा कुछ चलता रहा। और आज हमारे यहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा केसेस कोरोना का है। अब इनको दुनिया का दूसरे देशों से क्या मदद मिल रहा है, कब मिलेगा, कहा नहीं जा सकता है, नज़र नहीं आ रहा है। होना ना चाहिए कि भाई कुछ है मेरे पास, तो चलिए दुनिया के देशों से आ रहा है तो वो नज़र नहीं आता है। अब फिर दुनिया के दूसरे देशों से क्यों? आपके यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा भूभाग है, संपदा है, तो आप खुद नहीं कर सकते? कारण क्या है? इसके पीछे रहस्य क्या है? सरकारें आती है जाती है, लेकिन देश के लोगों की समस्याएं डे टू डे बढ़ती चली जाती है। कोरोना के अलावे भी बेरोजगारी का सवाल है, भूखमरी का सवाल है, तंगहाली का सवाल है, बदहाली का सवाल है। ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती ही क्यों चली जा रही है? हम सरकार से इन प्रश्नों का जवाब नहीं ढूंढना चाहते। मैं अपने देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, मैं उन देशवासियों से पूछना चाहता हूँ जो इस देश में बहुत कुछ करने के लिए भीड़ लगा करके इकट्ठे हैं, तो आपको कोई काम नहीं मिल रहा है और आप भीड़ भी लगा रहे हैं और आप जो है संकट भी भोग रहे हैं। सबसे ज़्यादा संकट तो ये जो मेहनतकश मजदूर, मिडिल क्लास, ये सारे के सारे लोग जो संकट झेल रहे हैं, खेत मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, ये सब जो संकट झेल रहे हैं, क्या आप लोगों को सोचने समझने की कोई जवाबदेही नहीं है? सिर्फ सरकार से पूछेंगे? हम सरकार को बचा नहीं रहे, हम सरकार की पोल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार अपने वीडियो में एक बात कहते हैं कि ये सरकार बिल्कुल लाचार हो चुकी है, ये सरकार आपको कुछ कर नहीं सकती। ये मीडिया वाले को खरीद के रखे हुए हैं, एक काम करेंगे और उसकी 100 जगह चर्चा करेंगे और वो काम होगी नहीं। जैसे हमारे यहाँ के एक MP हैं, आप सब लोग जानते हैं, रामकृपाल यादव। ये यादव जी आज से 25 दिन पहले घोषणा किए कि उधर जो बिहटा एक के कर्मचारी लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बनाया गया है, EMIS करके, तो उसमें जो है 500 कोविड पेशेंट के लिए बेड की निर्माण करेंगे। जब देख लीजिए, हो गया इनको महीनों दिन ये बात कही हुई, देख लीजिए 500 कोविड मरीजों का बेड बन गया। और मीडिया ने इन चीज़ों को ऐसे उछाला कि लगा कि एकदम बना हुआ है, मैंने बीमार कोई भी पड़ेगा और वहाँ जा कर के भर्ती हो जाएगा और ऑक्सीजन और गैस का सिलेंडर और दवा, ये सब कुछ ऑलरेडी अपने आप सब मिलना शुरू हो जाए। ये बात कही गई। मित्रों, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि ये जवाबदेही आप सिर्फ सरकार पे छोड़े नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। ठीक है, महामारी है कोरोना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर जाएंगे, चूँकि ये एक
समय का प्रकोप है, हो रहा है, लेकिन आए दिन जो संकट आ रहे हैं वह भी तो इसके साथ जुटा ही हुआ है। इसलिए मैं एक सिंपल ये कर रहा हूँ कि यह जो मुल्क है आपका, ये जो आपका देश है, इस देश में कोई भी सरकारी नहीं है, कुछ भी सरकारी नहीं है। जो सरकारी हॉस्पिटल देख रहे हैं तो वो एक भूभाग है और उसमें बना हुआ बिल्डिंग सरकार का है, लेकिन उसके बेड, उस पर बिछा हुआ बिस्तर, मरीज जो आएंगे उसको मिलने वाली दवाएं, सिलेंडर, ये वेंटिलेटर और भी जो जरूरी इक्विपमेंट हैं, ये सरकार तैयार नहीं करती है, सरकार नहीं बनाती। ये सारे प्राइवेट सेक्टर में दिया हुआ है और प्राइवेट लोग सरकार से एक अनुबंध के माध्यम से कारखाना खोले हुए हैं और कारखाना खोल करके सरकार के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि मैं जो भी चीज़ प्रोडक्ट करूंगा जिसका 20% हम आपके सरकारी संस्थान है, हॉस्पिटल है, मेडिकल जो एसोसिएट्स है, उसमें हम 20% आपको देंगे जिसका मूल्य ये होगा। जैसे किसानों के बारे में देखा ना, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसी तरीक़ा से ये 20% देंगे और बाकी वो खुले बाज़ार में बेचेंगे और खुले बाज़ार में नौने पौने भाव में बेचेंगे, प्रॉफिट पर बेचेंगे। ये है सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ एक मित्र हैं हमारे, ईंट का प्रोडक्शन करते हैं, तो बातचीत के क्रम में कभी बताया गया कि उसका जो है, जो ईंट बनता है उसका 25% या 20% सरकारी कामों में सरकारी रेट पे जाता है, बाकी 75 से लेके 80% खुद जो है वो ईंट बाज़ार में बेचते हैं जिसका मूल्य बढ़ा होता है। तो यही हाल ये मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल दवाओं से लेकर के सारे चीज़ों का है, ऐसे ही ये होता है। अब एकाएक ये जो महामारी आई, अब गौर कीजिए कि एकाएक जो ये महामारी आई, अब इस महामारी में ये खोज रहे हैं कि हमें 20 लाख लीटर ऑक्सीजन चाहिए। तो भाई कैसे ये संभव है? अगर कोई ऑक्सीजन प्लांट्स, जो ऑक्सीजन तैयार करने वाले प्लांट्स हैं और उसके जो मालिक हैं, उसकी जो यूनिट है, वो तो आपको 20-25% ही देने का वादा किए हैं एक सरकारी मूल्य पर, बाकी तो बाजार में बेचेंगे। और यही एक मौका उनको मिला। जैसे मोदी जी की एक सेंटेंस बार बार मैंने सुना था कि आपदा में अवसर। तो ये जो निजी कंपनियां हैं वो आपदा में अवसर ढूंढ रही है और बड़ा अच्छा उसको आपदा में अवसर मिल गया कि चलिए 20% हम किसी तरीक़ा से देंगे और बाकी हम खुले हाथ बेचेंगे। अब उनके बहुत सारे ठेकेदार ऑक्सीजन सिलेंडर को बड़े बड़े बृहत मात्रा में वो अपने अपने गोडाउन में स्टोर करने लगे और बहुत महंगा, वाजिब रेट जो पर डे जैसा हो रहता है उससे 4-5 रेट में वो ऑक्सीजन बेच रहे हैं। सरकार ने अपने मेडिकल टीम को कह दिया कि भाई ऑक्सीजन बोलिए, परिजनों से लेकर के आवे, दवा बोलिए बाहर से खरीद के लावे। ये सरकार का पूरा एकदम हिदायत हो गया। तो मित्रों, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। एम्बुलेंस वाले, सरकारी कहीं होगा किसी हॉस्पिटल में 2-4 एम्बुलेंस,
लेकिन आज एम्बुलेंस की बड़े पैमाने पे ज़रूरत हो गई। 5 से 10 किलोमीटर के लिए 5 से 10 हज़ार रुपया मांग रहे हैं। बाजार मिल गया। इस बाजार में पूंजीपति, कारपोरेट, महाजन, सेठ, साहूकारों की चलती हो गई। आप रोक भी नहीं सकते, सरकार उनको कुछ कह भी नहीं सकती। हाँ, हमने लाया है, उस प्लांट से लाया है, ये देखिए पेपर, कीजिएगा क्या? तो हम बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? तो हम इस रेट में बेच रहे हैं। एक एग्रीमेंट के तहत ये जो निजीकरण की बात हम लोग करते हैं ना, तो वो एक एग्रीमेंट के तहत होती है। गवर्नमेंट के साथ उसकी एक डील होती है। कितना प्रोडक्शन कीजिएगा, कितना हमें दीजिएगा, कितना आप बेचिएगा, कैसे आपका रेट होगा, कैसे बाजार का रेट होगा, ये सारे चीज़ उसमें ये होते हैं। आप बहुत दूर तक उन पर डंडा नहीं चला सकते। वो अपनी बात भी कोर्ट में कहेंगे और आप अपनी बात कोर्ट में कहिए। ऐसा कुछ थोड़े है। जो लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास जो हमारे मुल्क का है, विभिन्न पूरे भारत का, विभिन्न इलाकों का, तो वो तो पैसा कमाने के लिए आया है ना, तो आप उसको तो रोक नहीं सकते। ये हमारे मुल्क की जो सिस्टम है, हम यही कहना चाह रहे हैं दोस्तों, साथियों, मित्रों, कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में परिवर्तन करने की जरूरत है कि हम गैस प्लांट गवर्नमेंट लगाए। हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमें वेजेज दीजिए, हम काम करेंगे। जितना सिलेंडर बनाना है हम बनाएंगे और जितना गैस रिफिलिंग करना है वो कीजिए। तो गैस का सिलेंडर बनाने के लिए बड़े बड़े प्लांट्स लगने चाहिए थे। रिफिलिंग करने के लिए बहुत बड़े बड़े सिस्टम बनने चाहिए थे। उसकी कैरेजिंग का सिस्टम बनना चाहिए था। ये सारे के सारे सिस्टम फेल हैं। हैदराबाद से चल करके दिल्ली आ रही है, तो हैदराबाद से चल करके दिल्ली आने वाली जो कैरेज करने वाली गाड़ी है वो विभिन्न जगहों से गुजर रही है और जो पा रहा है वहीं रोक रही है। मतलब एकदम खींचा तानी बचा करके उसको दिल्ली लाने की कोशिश, और अंततः दिल्ली आते आते जितना मिलना चाहिए दिल्ली को उतना नहीं मिल रहा है, जितना बिहार को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत अजीब किस्म की बात है। भाई, बिहार में दूसरे जगह से आने की क्या ज़रूरत है? दिल्ली में दूसरे जगह से आने की क्या ज़रूरत है? आप एक व्यवस्था कर लीजिए ना पूरे स्टेट में। एक लंबा समय मिला, जैसे एक गार्जियन, उसके 5, 6, 3, 4 बच्चे हैं। मान लीजिए ये महामारी अभी शुरू हो गई, तो गार्जियन को चाहिए ना कि कम से कम जो आपका बजट है उस बजट को तिगुना चौगुना कर दीजिए। जैसे आप अपने घर का जो खर्च चलाने के लिए 10,000 रुपया का आप मंथली रखते थे, अभी आपको 20,000 25,000 कर देना चाहिए, ताकि आपके किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ी हो, तबीयत खराब होने को का आसार नज़र आए, लक्षण नज़र आए, तो आप तुरंत उसका इलाज करा लें। एक सफल गार्जियन का काम ऐसा ना होगा। तो हम वही तो कह रहे हैं कि तब फिर एक जो सफल गवर्नमेंट है, सफल जो हमारा रहबर है, जो हमारा रखवाला करने वाला है, वो भी इस किस्म से सोचेगा ना। लेकिन नहीं सोच रहा है। नहीं सोचने के पीछे उसकी मजबूरी है कि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, है ही नहीं कुछ। तो वहां से अब जहां ज्यादा कुछ हो रहा है तो चलो वहां से कुछ भेजवा दो, और उसकी मूल्य स्टेट तय करेगी। देखिए, अब मूल्य की भी बात हो रही है। वैक्सीनेशन पे ढेर मूल्य की बात हुई। तो मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये सब सिस्टम है, इस सिस्टम में कहीं लगता है कि दूर दूर तक कोई रोशनी नजर आती है? आप समझ रहे हैं कि कोई रोशनी कहीं से फूटेगी और एकाएक सब चीजों को ठीक कर देगी?
कोई रोशनी नहीं फूटेगी, कोई ऐसी ईश्वरीय शक्ति आकर के सब कुछ ठीक कर देगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तत्काल कोरोना का एक विषय है, लेकिन ये तो आम आदमी को, आम छात्र नौजवान को, किसान मजदूर को, बेरोजगारों को सोचना पड़ेगा कि आखिर इस सिस्टम से निजात कैसे पाया जा सकता है और इस सिस्टम को हम कैसे बदल सकते हैं, कैसे हम इससे फाइट कर सकते हैं। तो मैं सीधा सीधी कहता हूं मित्रों कि यही सिस्टम का नाम है पूंजीवाद, जहां सरकार कुछ नहीं कर सकती, सारी की सारी जीवन से संबंधित तमाम हालातों पर कब्जा देश के पूंजीपतियों ने कर रखा है और इस सरकार ने एक एग्रीमेंट कर रखा है और लगातार ये डे टू डे जारी है, चल रहा है। आपको मालूम है, ये मेरे कहने से आप जानेंगे ऐसी बात नहीं है, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इसमें जानने की जो ज़रूरत है वो ये है कि जब ये सिस्टम ये जो बनाए हैं, ये जो इनकी सिस्टम है, ये सिस्टम वही है और जो ब्यूरोक्रेट्स है इनकी रखवाली करेंगे, इनकी हिफाजत करेंगे, इनके लिए लाठी चलाएंगे, इनके लिए कोर्ट बनाए हैं, जेल बनाए हैं। जो इसके विरुद्ध जाएगा उसके इन रास्तों से गुजर करके, इन यातना सिस्टम से गुजर करके जाना होगा जो विरोध करेगा। मतलब ये कि यही सिस्टम रहेगा, आप इस सिस्टम के विरुद्ध नहीं जा सकते, आपको इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। यही सिस्टम का नाम है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। सरकार के हाथ में कोई भी प्रोडक्शन का साधन नहीं होगा, सरकार के हाथ में, सरकार के पावर में कोई भी सिस्टम का जो प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो सर्विस के क्षेत्र में हो, चाहे कमोडिटी के क्षेत्र में हो, चाहे वस्तु के कुछ भी प्रोडक्ट हो रहा है, वो सरकार के हाथ में नहीं है, वो देश के कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में है और वो जिस रेट में बेचना चाहेगा, जिस ढंग से बेचना चाहेगा ऐसे बेचेगा। साधारण अब देखें ना, हमारे यहाँ ऑटो चलता है, पटना और फुलवारी की दूरी लगभग 5-7 किलोमीटर है। एक मैक्सिमम किराया उसने 16 रुपया रखा था, फिर 2 रुपया बढ़ाया, 18 रुपया रख दिया। लेकिन आपदा के समय अगर वो टेम्पो वाले ये जान जाएंगे कि इनकी ज़रूरी इसमें फंस गए हैं, तो भाई हम तो जाएंगे, आप लोग 3 आदमी रहें चाहे 2 आदमी रहें, 200 रुपये से कम नहीं लेंगे। माने ऐसे, तो ये है देश का कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट हुकूमत। बस जो हमारे यहाँ रहबर हैं, फिर उनके जो बहुत सारे मंत्री मंडल से लेकर के, विधायक से लेकर के, एमपी से लेकर के और उसके बहुत सारे अमला चपला जितने लोग हैं, सब आराम से जिएंगे और आप कष्ट में मरेंगे, भोगते रहेंगे जीवन भर। आप देखिए ना, सिंपल बात बता रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो प्रधान सेवक हैं, हमारे यहाँ नीतीश कुमार बिहार में हैं, क्या है इनकी ड्यूटी, क्या करते हैं? आज 5 मई है, कहते हैं पेपर में मैंने पढ़ा कि 2-3 मई को निकले थे, सब चारों तरफ से घूम घाम करके आए और उसके बाद कोर्ट ने इनको कहा कि लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो भाई अब कोर्ट के नाम पर इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, 15 मई तक लॉकडाउन। कोर्ट भी अपनी, जैसे कि हम एक बात साफ कर दें कि जैसे कोर्ट के प्रति लोगों की बड़ी संवेदनात्मक समझ है कि कोर्ट तो है ना,
लोकल कोर्ट से लेकर के सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट है ना, लेकिन कोर्ट भी आपके लिए कुछ थोड़े है। कोर्ट आपके लिए, आप बेरोजगार हैं, कोर्ट में जरा आवेदन दीजिए ना कि मैं इस देश का निवासी हूं, मैं इस देश का रहने वाला हूं, मैं भारतीय हूं और मैं इतना इतना पढ़ा लिखा हुआ हूं, मुझे नौकरी दिलवा दीजिए। एकदम सिंपल कोर्ट से जरा सा पूछिए ना। नहीं है, ये सब काम कोर्ट उठ का नहीं है। कोर्ट का काम सिर्फ इतना है कि जो सरकार है ना, सरकार के साथ एक सलाह मशविरा करके किसको बचा लेना है, किसको सजा दिलवा देना है, किसको किस पॉइंट पे क्या कह देना है, किसको किस पॉइंट पे क्या कह देना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक सलाह दिया गया कि नीतीश जी आप जो है लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे, चलिए लॉकडाउन कर देते हैं भाई, आपने कहा कोर्ट की बात है। उधर का कोई कोर्ट है मद्रास का, उसने साफ साफ कहा कि इस कोरोना के कारण का, इस कोरोना के कारण जो होनी चाहिए कौन है, किसके वजह से ये कोरोना इतना तेजी से फैला और फैल रहा है लगातार। तो उस कोर्ट ने धीरे से एक जुमला छोड़ दिया कि ये भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन कोरोना का तत्काल कारण है। इसने पूरे भारत के 5 राज्यों का चुनाव कराया और इसमें सारे के सारे भीड़ इकट्ठा हुए और जिसके वजह से कोरोना आ गया। एक सिंपल बात है कि चुनाव को रोकने का अगर एक आवेदन, अरे आवेदन क्या, हल्का सा भी ये कर देंगे मोदी, तो चुनाव आयोग की औकात है कि वो चुनाव करा लेगा। मोदी के प्रदेश में अभी अभी पंचायत चुनाव हुए, अगर मोदी जी कहते कि नहीं भयंकर कोरोना है, आप चुनाव नहीं कराइए, चुनाव आयोग चुनाव करा लेता। अब उस कोर्ट ने देखिए कितना बड़ा चालबाजी किया कि पूरे देश में त्राही माम कोरोना से हो रहे हैं, लेकिन इसका जिम्मेवार देश के प्रधान सेवक नहीं है, देश का मंत्रिमंडल नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हुआ, इसका दोषी तो इलेक्शन कमीशन। ऐसे कर करके फेंका फेंकी, ये वो कौन हम, ऐसा हो रहा है। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं मित्रों, खास करके छात्र और नौजवान जो आज ज़्यादा संकट में हैं और उनका अगला जनरेशन भी लोड पर है, उनके कंधे पर है, और पिछला जनरेशन भी उनके कंधे पर है, उनके माता पिता और भी उनके जो सगे संबंधी वो भी उन्हीं के कंधे पे हैं, और उनके जो बाल बच्चे और उनकी देख रेख परवरिश और शिक्षा स्वास्थ्य उन्हीं के कंधे पे है। इसलिए सबसे ज़्यादा लोड उनके कंधे पे है और सोचना भी उन्हीं को है। और सोचने की जो बात मैं मूल बात कहना चाहता हूं कि ये कैपिटलिज्म सिस्टम, जहां पर ये आप चाहें अथवा न चाहें, ये सिस्टम ही एक संकट है आपके सामने। आप इस सिस्टम को जब तक हटाएंगे नहीं, सारे के सारे जो कैपिटलिस्ट क्लास भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट कर करके जितने भी प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट्स को ला रहे हैं मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट्स पर सरकार की कोई कब्जा नहीं है। उस सरकार को हमारी ये सारे चीज़ हैं ये कहने की हिम्मत नहीं है। अभी देखिए कृषि बिल, किसान बड़ी मजे से कह तो रहे थे कि भाई ये प्रोडक्ट्स हम बेचेंगे हम बेचेंगे हम बेचेंगे, हमारा है हमारा है। अब तक किसान आराम से थे, लेकिन अब किसानों की भी ज़मीन से लेके उसके प्रोडक्ट तक गिरवी रख देने की नौबत लाई जा रही है। ज़मीनें उनकी छिन जाएगी, प्रोडक्ट्स उसके नहीं रहेंगे, सब चला जाएगा सीधा सीधी एक कारपोरेट के पास। आंदोलन हो रहे हैं इन चीज़ों के विरुद्ध, लेकिन वही कोरोना महामारी में सरकार को फायदा हो रही है कि आंदोलन समाप्त।
हटिए हटिए हटिए, आपके वजह से कोरोना फैल रहा है। पिछले साल CAA के विरुद्ध जो आंदोलन हो रहे थे उसके वजह से कोरोना फैल रहा था, और अब जो है किसानों को ये करके कि हटिए हटिए हटिए, आपके वजह से कोरोना फैल रहा है। अरे जेन्युइन सवाल को लेकर के जो सड़क पे है तो वो अपने हिसाब से है, आंदोलन तो करना पड़ेगा, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। आप उस पर डंडा चला रहे हैं तो थोड़ा सा हिचकिचाएगा जरूर, थोड़ा चीखेगा चिल्लाएगा जरूर। आप बंद कर दीजिए ना डंडा चलाना, बंद कर दीजिए ना उससे छीना झपटी करना, रोक दीजिए, खुद चला जाएगा घर। तो वो कोरोना फैला रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा शिक्षा जगत बर्बाद हो रहा है 2 सालों से, कोरोना फैलेगा वहीं। और ये कुंभ में कोरोना नहीं फैलेगा। उत्तर प्रदेश में मुखिया के चुनाव हुए, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। ये पूरा 5 राज्यों का जो चुनाव हुए और उस चुनाव में पूरा हो होता रहा, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। अभी किसी स्टेट का सरकार गिराने और बचाने की नौबत आए, कोरोना नहीं फैलेगा। ये हमारे यहाँ की सरकारों की ये भाग दौड़ है, उठापटक है, लेकिन इस सिस्टम से जबरदस्त समझौता है। इस सिस्टम को वो बाधित करना नहीं चाहेंगे। इसलिए मैं छात्र नौजवानों को बताया ना कि आपके कंधों पर ज़्यादा लोड है, और उस कंधे पे जो लोड है उस लोड को हल्का करने के लिए आपको आत्महत्या करने की जो नौबत आ जाती है ज़्यादा कदा, वो नौबत ना आकर के थोड़ा ज़हनी तौर पे आप सोचिए और कहिए मन में कि तो इसका समाधान क्या है। तो इसका समाधान मित्रों, तत्काल तो आपको रोटी नहीं मिलेगी, कोई नहीं दे सकता। तत्काल तो आपको सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी, कोई नहीं दे सकता। तत्काल एक ही चीज़ आपके सामने है कि आपके साथ आप जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन समस्याओं को लेकर के आंदोलन तो करना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा तो करना पड़ेगा। आप अकेले कुछ थोड़े उन समस्याओं से जूझ रहे हैं, बहुत लोग हैं, ढूंढेंगे इर्द गिर्द अपने आसपास तो हजारों लाखों करोड़ों में मिलेंगे। आप ऑर्गेनाइज कीजिए, उनको जगाइए। उनको हमारे मुल्क में एक से एक महर्षि पैदा हुए हैं जो कहे हैं कि अपने संकटों का कारण तुम स्वयं हो। तुम्हें जो संकट आ रहे हैं उन संकटों से फाइट नहीं कर पा रहे हो, लड़ नहीं रहे हो। इसलिए अगर आप लड़ना सीखेंगे तो जंग जीतना भी आपकी झोली में होगी। आप इस पूंजीवादी सिस्टम, जिसकी व्याख्या मैंने अपनी टूटी फूटी शब्दों से की कि यही है कारण, कारण को ढूंढ लीजिए। ये जो निजी हाथों में पूरी सिस्टम दे दी गई है, सरकार लाचार है और आप पे डंडा बरसाने के लिए उसने पूरा व्यवस्था कर रखा है, तो उससे तो फाइट करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके ऊपर ये जवाबदेही दे करके अपनी बात को पुरजोर ढंग से रखना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आप अपने नज़र को इर्द गिर्द उठा करके देखिए, समझिए, मत बनिए आप कैरियरिस्ट कि उससे कैसे बात करूं, उससे कैसे बात करूं, उससे कैसे बात करूं, इससे कैसे। ऐसा आपकी जो मनोदशा बना देने की कोशिश हो रही है कि अगर आप यूनाइट होंगे तो कहीं ना कहीं इस निज़ाम पे हमला होगा, इस हुकूमत पे हमला होगा। आप इस किस्म की बातों से अलग हटिए और जनता के बीच में जाइए, डे टू डे समय निकाल करके मिलिए, बात कीजिए। ये संकट सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी है। आप इस पे कुछ सोचिए। चलिए, हम वीडियो से पूछते हैं, हम सीओ से पूछते हैं, हम थाना वालों से पूछते हैं, भाई ये तो निर्दोष था, आपने इसे पकड़ कर क्यों लाया?
ये बहुत सारे चीज़ जो शुरू से आप संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए मित्रों, मोटे तौर पे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी वीडियो ना बने, इसलिए मैं अब यहाँ से ये करता हूँ। उसके बाद मैं अगले वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो पूंजीवादी निज़ाम है, ये जो पूंजीवादी सिस्टम है, इस सिस्टम के बाद कौन सी सिस्टम होगी, ये मैं बाद में आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। बहुत कुछ है आपको करने के लिए। आप ये मत समझिए कि हम सिर्फ पैदा हो गए हैं और बड़ी मज़े से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी लें। बहुत सारे लोग तो ये भी सोच करके चलते हैं कि हमारे पास तो मेरा तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, हमारे पास तो इतने खेत हैं, हमारे पास तो इतने बैंक बैलेंस हैं, हम तो भिखारी नहीं हो सकते। लेकिन आने वाला कल आपको भिखारी बना देगा। आप बने अथवा ना बने, आपके पुस्त जो आएगा ना वो भिखारी बनेगा। इसलिए कि यहाँ जो सिस्टम है आपको चूस रहा है, डे टू डे चूस रहा है, तो आप भिखारी बनेंगे। आप नहीं बनेंगे, आपके आने वाला जनरेशन तो बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सचेत होने की ज़रूरत है। आज ही आपको तय करने की ज़रूरत है कि यह जो सिस्टम है यह आपको बर्बाद कर देगी। जैसे मान लीजिए ना कि खुदा न खास्ते किसी के घर में कोई कोरोना का पेशेंट हो जाए। आप तो अभी देख रहे हैं, अभी तो महामारी इस कदर है महामारी कि हर मोहल्ला में, हर व्यक्ति, हर घर के आसपास सुन लीजिएगा कि ऐसा हुआ। अब ज़रा सा सोच लीजिए कि किस कदर उसको क्या क्या भोगना पड़ रहा होगा। एम्बुलेंस लाने के लिए तो मोल भाव नहीं कर सकते, एम्बुलेंस लाने के लिए मोल भाव नहीं कर सकते, देना होगा 5,000। जो 500 रुपये में पीएमसीएच जाया जाता था, 5,000 रुपया देना होगा। कहाँ से, कैसे? यही ना होगा जो मैंने कहा कि चूस लेगा। तत्काल घर में रुपए नहीं हैं तो पटसिना अपनी पत्नी का वो जो गले का लॉकेट है ना, जिसको क्या क्या बोलते हैं, दूसरे को बगल में दे दीजिएगा और कहिए कि 50,000 के है ही है, तो 10,000 रुपया दे दीजिए और दूसरा काम करेंगे। मात्र 10,000 में 5,000 तो ले लिए एम्बुलेंस वाला, बाकी हॉस्पिटल में 5,000 में हो जाएगा का? सिर्फ वो लॉकेट ही जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे जाएगा। ये जो सिस्टम है, आप इस सिस्टम को जब तक चेंज नहीं करेंगे मित्रों, बात नहीं बनेगी। मैं तो यही कहने के लिए ऐसा लगता है कि पैदा ही हुआ हूँ, आपको समझाने के लिए। और खुद मैं चलता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ भाषण देता हूँ। मैं अपने पूरे 60 साल के जीवन को पूरा एक्टिविस्ट हो करके नहीं, पूरा होल टाइमर हो करके नहीं, लेकिन मैं तो चला हूँ, मैं तो जूझा हूँ। ठीक है, कोई भी सिस्टम को बदलने के लिए एक छोटा सा वक्त कम ही लगता है, एक लंबा वक्त लगता है, लगेगा, लगना चाहिए। बहुत छोटा सा वक्त लगता है ना, तो जो सिस्टम की बात करते हैं वो सिस्टम ना बदल करके कुछ दूसरी बात हो जाएगी। तो लंबा समय लगना चाहिए, सोच समझ करके एक सिस्टम को बदलें और दूसरे सिस्टम को लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।